शुक्रिया सौरभ, आपने ठीक कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में आज बहुत सारे डेवलपमेंट हुए और बड़े क्रूशियल डेवलपमेंट हैं। सबसे बड़ी बात यह कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत मर्डर का केस भी हो सकती है। अब इस एंगल पर भी जांच की जा रही है। एम्स की मेडिकल टीम इस बात की जांच कर रही है कि कहीं सुशांत को जहर देकर तो नहीं मारा गया। इसके बारे में सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी रिपोर्ट की जांच करने के लिए एम्स ने जो मेडिकल बोर्ड बनाया है उसकी मीटिंग 17 सितंबर को होगी और फिर फाइनल रिपोर्ट मिलेगी। दूसरी बड़ी बात यह कि आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लगातार दूसरे दिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की। रिया चक्रवर्ती को उनके भाई की तरह गिरफ्तार तो नहीं किया गया, लेकिन यह बताया गया कि रिया से कल फिर पूछताछ होगी और उनके भाई के सामने बिठाकर पूछताछ होगी। आज जो जानकारी मिली उसके मुताबिक रिया ने जांच एजेंसी के सामने साफ साफ कहा कि उसने कभी ड्रग्स नहीं लिए। ड्रग्स से संबंधित चैट के सवाल पर रिया ने कहा कि वो तो सुशांत के कहने पर उसके लिए ड्रग्स का इंतजाम करने के लिए मैसेज करती थी। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि आज पहली बार रिया चक्रवर्ती की तरफ से सुशांत के बहन प्रियंका के खिलाफ मुंबई पुलिस को लिखित शिकायत की गई। एनसीबी के ऑफिस में पूछताछ खत्म होने के बाद रिया चक्रवर्ती सीधे बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची और अपनी शिकायत पर पुलिस के सामने रिया ने बयान दर्ज करवाया। रिया की तरफ से सुशांत की बहन प्रियंका पर सुशांत को कंट्रोल्ड ड्रग्स देने का आरोप लगाया गया है। इस शिकायत में कहा गया कि प्रियंका सिंह ने डॉक्टर की नकली पर्ची बनवाई और गलत तरीके से दवा की खरीदारी के लिए यह पर्ची सुशांत को भेजी। रिया ने अपनी शिकायत में लिखा है कि प्रियंका सिंह ने एक डॉक्टर के साथ मिलकर सुशांत को साइकोट्रोपिक सब्सटेंस देने की कोशिश की। यह एक साजिश थी। वो दवाएं प्रेस्क्राइब की जो एनडीपीएस एक्ट के तहत कंट्रोल लिस्ट में है। मैंने कुछ दिन पहले आपको यह प्रिस्क्रिप्शन दिखाया था जिसमें वो सारी दवाओं के नाम लिखे थे। यह वो प्रिस्क्रिप्शन था जो प्रियंका की तरफ से सुशांत को 8 जून को भेजा गया था। 8 जून को यह प्रिस्क्रिप्शन दिल्ली के राम मनोहर हॉस्पिटल के डॉक्टर तरुण कुमार के लेटर पैड पर भेजा गया था। इसी को लेकर रिया ने आज प्रियंका के खिलाफ पुलिस को शिकायत की और डॉक्टर तरुण कुमार का नाम भी अपनी कंप्लेंट में लिखा है। शिकायत में कहा गया कि डॉक्टर तरुण कुमार ने प्रियंका सिंह के कहने पर बिना सुशांत की जांच किए उन्हें वो दवाएं भेजी जो कानूनी तौर पर बैन है, जिन पर पाबंदी है। मैं आपको बता दूं कि रिया ने अपनी कंप्लेंट में यह भी लिखा कि पर्चे में डिस्क्रिप्शन दिल्ली की ओपीडी का है, जबकि सुशांत उस दिन मुंबई में थे। और यह सवाल भी उठाया गया कि दवाएं लिखने वाले डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो मानसिक रोगों से जुड़ी, मेंटल हेल्थ से जुड़ी दवाओं को प्रेस्क्राइब कैसे कर सकते हैं। अब रिया चक्रवर्ती की तरफ से सुशांत के बहन और डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ आईपीसी, एनडीपीएस एक्ट और टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइंस के वायलेशन को लेकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। इन आरोपों का जवाब देने के लिए सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह तुरंत सामने आए और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुशांत केस में मुंबई पुलिस को किसी भी तरह जांच का या कंप्लेंट दर्ज करने का कोई अख्तियार नहीं है, इसलिए यह मामला टिकेगा नहीं। ये कंप्लेंट जो है, एक तो बिल्कुल मुंबई पुलिस का उस पर कोई अख्तियार नहीं कि इस तरह का कंप्लेंट पहली बार एक्सेप्ट करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि कोई भी इस मामले से संबंधित कोई भी कंप्लेंट होगी वो सीबीआई को ही जाएगी। इसलिए एक ये साजिश है कि किसी तरह से मुंबई पुलिस को एक्टिव रखने की साजिश है, जिसमें कि मुंबई पुलिस किसी न किसी तरह से इसमें हस्तक्षेप कर सके इस इन्वेस्टिगेशन में। तो इसलिए ये बिल्कुल बेबुनियाद कंप्लेंट है, बिल्कुल इसमें मुंबई पुलिस को कोई अधिकार नहीं है। और अगर इस कंप्लेंट को गौर से देखा जाए तो इसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है ही नहीं। इस कंप्लेंट में जो इनकंसिस्टेंसी है कि पहले तो कह रही है कि उन्होंने 8 जून को ही देख लिया था कि ये प्रिस्क्रिप्शन अगर वो भेज रही थी बहन, अगर 8 जून को ही भेज दिया था प्रिस्क्रिप्शन उनके पास और दवाइयों का नाम भेज दिया था, तो फिर सडनली इनको व्हाट्सएप मैसेज आज क्यों दिखाई दे रहा है और आज क्यों कंप्लेन कर रही हैं। तीसरी बात कि जो ये गाइडलाइंस की बात कर रही है उस कंप्लेंट में, टेली कंसल्टेशन गाइडलाइंस, ये टेली कंसल्टेशन गाइडलाइंस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस। इस गाइडलाइंस के बेसिस में कोई एफआईआर या कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हो सकता। इस गाइडलाइन के अंतर्गत जो इन्होंने जो भी कंप्लेन करने की कोशिश की है
वो बिल्कुल मेंटेनेबल नहीं है। मतलब उसका पुलिस इस मामले में पुलिस का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनता इस मामले में। तो इसलिए ये जो कंप्लेंट है, इसको एक तरह से ये कंप्लेंट खुद ही एक ऑफेंस है, क्योंकि 182 धारा में आईपीसी में अगर कोई कंप्लेंट करता है किसी पुलिस अधिकारी को, उस पुलिस अधिकारी से एक गलत तरीके का इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए या एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए जिस पुलिस अधिकारी को जिस पे कोई अधिकार नहीं हो, तो वो भी पनिशेबल है आईपीसी धारा 182 में और 6 महीने की उसमें सजा है। इसलिए ये जो कोशिश है इस मामले को, इस इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने की और एक ये अपने आप को बचाने की और ये दिखाने की कि कोई इसमें बहनों की तरफ से या किसी और की तरफ से कोई गलती हुई है, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। विकास सिंह काफी एग्रेसिव वकील हैं। जब भी रिया चक्रवर्ती तरफ से कोई नई चाल चली जाती है, तुरंत उसका जवाब देते हैं। रिया की तरफ से आरएमएल के डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का हवाला दिया गया और उसे नकली बताया गया। इस पर भी विकास सिंह ने कहा, इन बातों का कोई मतलब नहीं है, अगर जांच में जरूरत होगी तब इस पर बात की जाएगी। प्रिस्क्रिप्शन का सवाल है, हम तो अभी सिर्फ उनके कंप्लेंट को डील कर रहे हैं। इस कंप्लेंट में कोई बेसिस बनता है कि नहीं बनता है, इसको डील कर रहे हैं। जहां तक प्रिस्क्रिप्शन का मामला है, जब ट्रायल में अगर इस प्रिस्क्रिप्शन को लाया जाएगा तो उसको भी अलग से डील करेंगे, लेकिन आज मेरे हिसाब से इसको डील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंप्लेंट ही बेबुनियाद है। ये कंप्लेंट पुलिस के पास जा ही नहीं सकती, इसमें कोई क्रिमिनलिटी नहीं है। इसमें क्रिमिनलिटी उनके तरफ से है by misusing the police machinery and getting a false case registered under section 182. Whether Ram Manohar Lohia had the facility of teleconsultation or whether they were giving teleconsultation also in the form of OPD is something which is, if examined by the appropriate authority, not by the police, if examined by the appropriate authority, that question will arise. But that question does not arise according to me today. अगर विकास सिंह तेज हैं तो रिया के वकील सतीश मानशिंदे भी कम नहीं है। जैसे ही विकास सिंह ने रिया की शिकायत को बेमतलब बताया, वैसे ही रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया। सतीश मानशिंदे ने कहा कि मुंबई पुलिस इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर सकती है। इस पर भी विकास सिंह ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि सतीश मानशिंदे को पता है इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है और मुंबई पुलिस भी अच्छी तरह जानती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नाफरमानी का अंजाम क्या होगा। हाँ, तो वो तो उनको समझ में आ रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन करेंगे तो उसका क्या हश्र होगा, इसलिए उनको जैसे ही पता चला तो ऑब्वियसली वो करेंगे ही। लेकिन वो जो कंप्लेंट उन्होंने जो किया, ये भी 182 का क्लियर कट ऑफेंस है, क्योंकि ये बिल्कुल केस नहीं बनता है। चाहे वो मुंबई पुलिस हो या सीबीआई हो, अगर इस तरह के फॉल्स कंप्लेंट पे चाहेंगे कि एक्शन लिया जाए तो ये 182 का क्लियर कट लायबिलिटी उठेगा उनके ऊपर और ये बिल्कुल एक ऑफेंस होगा जिसपे कि उन पे एक्शन लिया जा सकता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमारा शुरू से यह मानना है कि मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं इनके तरफ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहा है। इनको कहीं ना कहीं इनको वहाँ से सहयोग है या इनको एक अश्योरेंस है कि मामला इनकी तरफ नहीं जाएगा। इसलिए बार बार कोई मौका खोज करके ये मुंबई पुलिस में एक उनका ज़बरदस्ती जुरिस्डिक्शन बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि जुरिस्डिक्शन आज के दिन में किसी हाल में नहीं बनता है सुप्रीम कोर्ट के इतने स्पष्ट निर्णय के बाद। रिया चक्रवर्ती इस वक्त भी बांद्रा पुलिस स्टेशन में है। एक लाइव अपडेट के लिए अपने संवाददाता दिनेश मौर्य के पास चलते हैं। दिनेश, सुशांत के पिता के वकील कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस शिकायत दर्ज कर ही नहीं सकती, उनका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो क्या मुंबई पुलिस ने कुछ बताया इसके बारे में, इस शिकायत के बारे में? देखिए, मुंबई पुलिस को बाकायदा एक लिखित शिकायत रिया चक्रवर्ती की तरफ से कल दी गई थी और इसी मामले में आज उनका रिया चक्रवर्ती का बयान दर्ज किया जा रहा है। दरअसल मुंबई पुलिस ने जिस तरह सुशांत केस में लापरवाही बरती थी और अब जब एक नया केस आया, शिकायत आई, तो उन्होंने सीधे एफआईआर फाइल नहीं की। इसे हमें नोट करना होगा। मुंबई पुलिस को भी शायद इस पूरे मामले की गंभीरता का एहसास है और इसीलिए जब रिया की तरफ से लिखित शिकायत दी गई तो उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के बजाय पहले रिया चक्रवर्ती को यहां पर बुलाया, उनका बयान दर्ज किया जा रहा है और जब रिया का बयान दर्ज हो जाएगा उसके बाद भी तुरंत एफआईआर फाइल नहीं होने वाली है। मुंबई पुलिस का कहना है कि वो अपनी तरफ से इस पूरे मामले की पहले जांच करेंगे और उस जांच में अगर उन्हें कोई फाउल प्ले नजर आता है या फिर कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस मिलते तो उसके बाद ही एफआईआर करने की पर वो विचार करेंगे। तो अभी भी मुंबई पुलिस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि कोई भी सिर्फ लिखित शिकायत आई है उस पर वो फिलहाल कार्रवाई कर रहे हैं
और अब तक 2 घंटे हो गए और अभी भी उनका बयान जारी है। दरअसल मुंबई पुलिस को भी पता है कि रिया चक्रवर्ती का ये जो मूव है, रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और शायद जिस तरह से उन्होंने शिकायत दर्ज कराई तो कहीं ना कहीं वो सुशांत के परिवार से बदला लेने का मन शायद बना चुकी है, आर पार की लड़ाई का मन बना चुका है। और इसीलिए सोचिए जरा कि जिस तरह से वो एक के बाद एक एजेंसीज के सामने जा रही है, फिलहाल एनसीबी का सामना कर रही है, उसके दौरान ही बीच में वो लिखित शिकायत देती है। तो रिया चक्रवर्ती को शायद लगता है कि जिस तरह से उन्हें जो है एक के बाद एक एजेंसी के सामने जाना पड़ा, उनके सवाल जवाब का सामना करना पड़ा, ठीक उसी तरह से ये जो एक मामला है, जिस लूपहोल को, जिस पॉइंट को रिया मुद्दा बना रही, उन्हें ये लग रहा है कि शायद इसमें रिया प्रियंका जो है उनकी बहन वो फंस सकती है, उनके जो डॉक्टर है वो फंस सकते हो, इसीलिए शायद इन्होंने ये शिकायत दी है। जी दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नजर रखिए, हम आपसे जरूरत पड़ेगी तो बाद में फिर से अपडेट लेंगे। हो सकता है टेक्निकली बात सही हो कि ओपीडी के डॉक्टर ने टेलीमेडिसिन कैसे दे दी, वो तो दिल्ली में थे, या वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मेंटल हेल्थ की दवा कैसे दे दी। लेकिन मुझे लगता है इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हॉस्पिटल की फंक्शनिंग अभी भी नॉर्मल नहीं है। उस वक्त ओपीडी बंद थी, लोग जो डॉक्टर मिलता था उससे सलाह ले लेते थे। ज़्यादातर डॉक्टर्स ऑनलाइन कंसल्टेशन दे रहे थे, मरीजों को अपने पास आने से मना कर रहे थे, सलाह भी फ़ोन पर दे रहे थे, दवा भी दे रहे थे। और दूसरी बात है कि सुशांत की बहन का मकसद क्या था? मकसद अपने भाई को मदद करने का था, हेल्प करने का था। अगर भाई की तबीयत खराब हो, एंग्जाइटी हो, नींद ना आ रही हो और बहन दूर हो दूसरे शहर में, तो यही तो कोशिश कर सकते हैं कि किसी तरह सुशांत को आराम मिले। इसलिए प्रिस्क्रिप्शन को लेकर शिकायत कैसे की जा सकती है? और दूसरी बात जो विकास सिंह ने कही वो भी सही है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो बिल्कुल साफ है कि मुंबई पुलिस कम से कम इस मामले की जांच नहीं कर सकती। ऐसे सारे मामले सीबीआई को देने पड़ेंगे। और जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो हर संभावना पर विचार कर रही हैं, हर एंगल से जांच कर रही है। लेकिन हकीकत क्या है, सुशांत के साथ वाकई में क्या हुआ, ये रिया चक्रवर्ती सबसे बेहतर जानती है। रिया से आज लगातार दूसरे दिन एनसीबी ने पूछताछ की और रिया ने अपने ऊपर लग रहे हर इल्जाम को गलत बताया। रिया को 8 घंटे की पूछताछ के बाद आज घर जाने की इजाजत दी गई, लेकिन उन्हें कल सुबह फिर पूछताछ के लिए समन दे दिया गया है। रिया चक्रवर्ती एनसीबी के एफआईआर में आरोपी नंबर 1 है। एनसीबी पहले ही रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को अरेस्ट करके रिमांड पर ले चुकी है। कल रिया से अकेले में बैठाकर सवाल पूछे गए, लेकिन आज रिया के सामने उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को बिठाया गया। उसके बाद सुशांत के घर में काम करने वाले दीपेश सावंत के सामने बैठाकर भी सवाल पूछे गए। सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती का भी आमना सामना हुआ। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर अशोक जैन ने बताया कि रिया की गिरफ्तारी पर फैसला पूछताछ पूरी होने के बाद लिया जाएगा, क्योंकि अभी ड्रग सप्लाई की पूरी चेन का पता लगाया जाना बाकी है। आज उनसे पूछताछ हुई है पूरे दिन। आप जैसा जानते हैं सुबह वो आ गई थी और पूरे दिन पूछताछ हुई है। एविडेंस मिला है? नहीं, वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आज उनसे पूछताछ हुई है। अभी कुछ काम बाकी है, इसलिए उनको कल वापस बुलाया गया। कल कितने बजे उन्हें बुलाया गया? जैसे आज आए थे 9:30 बजे, आज आ गई थी शायद। अनुज केशवानी ने क्या रिया केशवानी से क्या सीजर हुआ है? अनुज केशवानी जो सीजर हुआ, मैंने आपको कल एकदम डिटेल में बताया था। हशीश मिला है, marijuana मिला है और एक ड्रग और मिला है, मैं इस समय भूल, LSD मिला है। तो काफ़ी सीरियस चार्जेस है। LSD काफ़ी क्वांटिटी, LSD का मैं आपको बता दूं कि 0.1 ग्राम कमर्शियल क्वांटिटी होता है, उनसे जहां तक मुझे याद है 0.65 या 64 ग्राम्स मिला, विच इज़ कमर्शियल क्वांटिटी। फाइंड आउट हु द सप्लायर्स आर। इस खबर पर ताज़ा अपडेट के लिए राजेश कुमार के पास चलते हैं। मुंबई से राजेश हमारे साथ हैं। राजेश, कई दिन से आप एनसीबी के हर मूवमेंट पर नजर रखें, तो क्या माना जाए कि कल रिया की गिरफ्तारी की तैयारी की गई है? देखिए, रिया लगातार अपनी गिरफ्तारी को टाल रही हैं। वो सवालों का कुछ इस तरीके से जवाब दे रही हैं एनसीबी के कि वो गिरफ्तारी टल रहा है, लेकिन वो पूरी तरीके से गिरफ्तारी की तलवार जो है वो हटी नहीं है उनसे और बहुत मुमकिन है कि कल की पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाए। वो ज़्यादातर सवालों का जवाब जो है ना में दे रही हैं। एनसीबी के अफसर बताते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे वो रिहर्सल करके आ रही हैं, काफ़ी कुछ उन्हें पता है कि क्या पूछा जाएगा और उस हिसाब से तैयारी करके आ रही हैं। लेकिन एनसीबी के अफसर काफ़ी प्रोफेशनल हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि रिया से असली बात निकाली जा सके। शौविक पर जो आरोप था रजत जी की वो ड्रग पेडलर्स के पास भेजता था सैमुअल मिरांडा को,
ठीक वैसा ही आरोप रिया चक्रवर्ती पर भी है। वो दीपेश सावंत को ड्रग पेडलर्स के पास भेजती थी, तो बहुत मुमकिन है कि उनकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि शौविक की गिरफ्तारी हो चुकी है ठीक ऐसे ही आरोप में, और आरोप बहुत संगीन है। माउंट ब्लैंक बिल्डिंग के बाहर ड्रग पेडलर्स के पास दीपेश को भेज के चरस और गांजा, वो भी मई और जून के महीने में, जून का वो महीना जिसमें सुशांत की मौत हुई, उस महीने में भी वो नशे का सामान जो है वो दीपेश को भेज के मंगवा रही है। तो आरोप बहुत गंभीर है। ड्रग चैट्स हमने कई बार दिखाए हैं, उसमें भी रिया चक्रवर्ती के कन्वर्सेशन जो है वो साफ दिख रहे हैं कि वो ड्रग्स हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, दूर कर रही हैं गिरफ्तारी को खुद से, वो समय ले रही हैं। लेकिन एनसीबी के जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि कल उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। रजत जी राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। कहा तो जा रहा है कि एनसीबी को अब तक रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला ड्रग्स में इन्वॉल्व होने का, और रिया ने किसी गुनाह को कबूल भी नहीं किया। उसने सारे के सारे आरोपों को नकारा है, इसलिए आज उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन मुझे लगता है कि रिया की आज की गिरफ्तारी न होने की वजह दूसरी है। असल में जिन 8 आरोपियों को एनसीबी ने ड्रग्स के केस में रिमांड पर लिया है, उनका रिमांड 9 सितंबर को खत्म हो रहा है। अगर रिया को कल गिरफ्तार किया जाएगा तो एनसीबी रिया को परसों यानी 9 सितंबर को सुबह कोर्ट में पेश करेगी, और बाकी आरोपियों की रिमांड बढ़ाने के लिए दलील दी जाएगी कि सभी आरोपियों को रिया के सामने बिठाकर पूछताछ होनी है। तो सबके बयानों को रिया के बयानों से क्रॉस एग्जामिन करना है, तो इसलिए किसी को बेल न दी जाए। इसलिए मुझे लगता है कि रिया चक्रवर्ती को आज गिरफ्तार न करना एनसीबी की रणनीति का हिस्सा हो सकती है, और हो सकता है कि यह अरेस्ट कल हो। इस केस में एक और बड़ी खबर यह है कि सुशांत सिंह की मौत आत्महत्या थी या हत्या, इसको लेकर एम्स की टीम ने गंभीर सवाल खड़े किए। मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में सुशांत सिंह का पोस्टमार्टम हुआ था। कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने सुशांत सिंह की मौत को सुसाइड का केस बताया था, लेकिन एम्स की टीम ने कूपर हॉस्पिटल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई खामियां पकड़ी हैं। इन खामियों पर कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की उस टीम से जवाब मांगे गए हैं जो सुशांत का पोस्टमार्टम करने वालों में शामिल थे। एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट का पैनल अब इस बात की जांच कर रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को जहर तो नहीं दिया गया। यानी एम्स का मेडिकल बोर्ड इस बात का पता लगाएगा कि सुशांत की मौत जहर देने की वजह से तो नहीं हुई। मतलब साफ है, फिलहाल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सुशांत की मौत मर्डर का केस है या आत्महत्या का केस है। सुशांत के परिवार वालों ने भी सुशांत की हत्या की आशंका जताई है। शुरू में उन्होंने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस बताया था। अब सच्चाई पता लगाने के लिए एम्स की टीम एक बार फिर विसरा टेस्ट करेगी। हालांकि सुशांत का विसरा टेस्ट मुंबई के कलीना लैब में हो चुका है, और इस दौरान 75% विसरा इस्तेमाल में लाया जा चुका है। अब एम्स की जांच के लिए सुशांत के विसरा का सिर्फ 25% का सैंपल मिलेगा। पता यह चला है कि एम्स बोर्ड की टीम ने यह सैंपल कलेक्ट कर लिया है, और अब उन्हीं इक्विपमेंट से इस विसरा सैंपल की जांच की जा रही है जिसे FBI की लैब ने सुनंदा पुष्कर के केस में इस्तेमाल किया था। ये इक्विपमेंट हाल ही में जर्मनी से खरीदे गए हैं, हाईटेक हैं, और ये ऐसे इक्विपमेंट हैं जो सैंपल के अंदर से जहर के माइन्यूट पोर्शन को भी ट्रेस कर सकते हैं, यानी छोटे छोटे अंश को निकाल पाएंगे, इसे एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। अब एम्स बोर्ड की तरफ से जो विसरा टेस्ट हुआ है उसकी रिपोर्ट 10 दिन के अंदर आएगी, यानी तब पता चल सकेगा क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत में कोई फाउल प्ले तो नहीं था। मैं आपको बता दूं कि एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम ने सुशांत के घर जाकर क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया, फॉरेंसिक तरीके से एक एक एविडेंस की जांच की, कुर्ते के निशान से लेकर गले पर मौजूद निशानों वाली फोटोज को स्टडी किया, और एम्स का मेडिकल बोर्ड अब इस जांच में कई सारी खामी निकाल सकता है। इसलिए पूरे भरोसे के साथ नहीं कहा जा सकता कि सुशांत ने आत्महत्या ही की थी या फिर उनकी हत्या हुई थी। इसीलिए एम्स की टीम ने कूपर हॉस्पिटल के उन डॉक्टर से पूछताछ की जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की पीएम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर साइन किया था, उस पर अपनी फाइंडिंग्स लिखी थी। एम्स की फॉरेंसिक टीम की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है जिसमें कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर से 4 सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल सिर्फ लिंगेचर मार्क्स यानी गले पर जो मौजूद निशान थे उनको लेकर आपकी क्या राय है। दूसरा सवाल, क्या इस बात को एक्सप्लेन करेंगे कि आपने गला दबाने से बनने वाले निशानों को किस तरह से रूल आउट किया। तीसरा सवाल पोस्टमार्टम करने वाली टीम से,
कुर्ते की वजह से गले पर लिंगेचर मार्क, ये निशान कैसे बन सकते हैं? और चौथा सवाल, गला दबाकर हत्या की बात जो पूरी दुनिया के सामने लोगों के बीच फैली हुई है, इसे कैसे रिजॉल्व करेंगे? इसका जवाब कैसे देंगे? असल में एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने यह सवाल तो सिर्फ सुशांत की मौत के बाद वाली उस तस्वीर को देखकर उठाए हैं जो तमाम जगह सर्कुलेट हो चुकी है। वो फोटो जिसमें सुशांत के गले में एक मोटा सा निशान दिख रहा है। एम्स के डॉक्टर्स ने सुशांत के गले में मौजूद जख्म को लेकर सवाल उठाए। कहा, तस्वीर देखकर लगता है कि सुशांत के गले में जो मार्क है वो गले के बीच में है और सीधी लाइन की तरह दिखता है। एम्स की टीम ने जो सवाल खड़े किए वो पहले से पब्लिक डोमेन में है। चूंकि कूपर हॉस्पिटल ने अपनी रिपोर्ट में डेथ का टाइम नहीं लिखा, जल्दी से इसे आत्महत्या करार दे दिया, इसलिए भी सवाल उठे। मुंबई पुलिस ने भी बिना जांच पूरी किए सुशांत की मौत को आत्महत्या करार दे दिया, इसलिए और भी सवाल उठे। क्या सुशांत की मौत गला घोंटकर की गई थी? क्या उनकी हत्या की गई थी? इसीलिए ये सारे मामले एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट में आएंगे और इस फॉरेंसिक रिपोर्ट का काफी इंपॉर्टेंस है। एनसीबी के अलावा आज सीबीआई भी एक्शन में थी। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में अभी तक सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत के हेल्पर नीरज से लगातार पूछताछ हो रही थी, लेकिन आज सीबीआई ने सुशांत के बिजनेस लॉयर प्रियंका खिमानी के बयान रिकॉर्ड किया। कुछ दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत का एक ऑडियो टेप आपको याद होगा सामने आया था, जिसमें वो अपने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे अब उन्हें फिल्मों में नहीं काम करना, किसी छोटे शहर में जाकर रहेंगे। इस ऑडियो टेप में फंड मैनेजर श्रुति मोदी, रिया चक्रवर्ती और उनके पिता इंद्रजीत के अलावा प्रियंका खिमानी भी मौजूद थी। प्रियंका खिमानी को सुशांत की बहन प्रियंका सिंह लेकर आई थी। सीबीआई ने आज प्रियंका से सुशांत की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानकारी हासिल की और इसके अलावा सुशांत के फॉर्मर मैनेजर सैमुअल हॉकिट से भी पूछताछ की। सैमुअल सुशांत के करीबी दोस्त रह चुके हैं और रिया के आने से पहले सुशांत के साथ रहा करते थे। सुशांत सिंह के केस को लेकर इतने सारे सवाल हैं, इतनी सारी अटकलें हैं कि सीबीआई का काम मुश्किल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईडी ने तो तेजी से एक्शन लिया, एनसीबी ने भी एक्शन लिया, लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन सीबीआई थोड़ा धीरे चल रही है। लेकिन ये इंप्रेशन ठीक नहीं है। मेन सवाल तो सीबीआई के सामने है। मेन जांच तो सीबीआई को करनी है और जांच यह है कि क्या सुशांत की मौत आत्महत्या थी या हत्या, और अगर आत्महत्या थी तो क्या किसी के उकसाने पर ऐसा हुआ। और यह सवाल ऐसा है जिसका जवाब ढूंढने में वक्त तो लगेगा। लेकिन इन सब से अलग सुशांत सिंह की मौत पर सियासत भी हो रही है और इसके सेंटर में अब कंगना रनौत आ गई हैं। 9 सितंबर को मुंबई एक बार फिर से सियासी अखाड़ा बन सकता है, क्योंकि कंगना रनौत 9 सितंबर को मुंबई पहुंचेंगी और मेरी जानकारी है कि मुंबई पहुंचते ही कंगना के हाथ पर क्वारंटीन की मोहर लगा दी जाएगी और कंगना को 10 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा। और जैसे ये होगा तो उसका असर भी होगा। आज भी कंगना को लेकर बहुत बयानबाजी हुई। केंद्र सरकार ने कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी। सरकार के इस फैसले के बाद कंगना ने जिससे रिएक्ट किया उससे शिवसेना के नेता और तिल मिला गए। संजय राउत शरद पवार से मिलने गए। उद्धव ठाकरे ने भी बिना नाम लिए कंगना पर सीधे हमला किया। उद्धव ने कहा, जिन लोगों ने मुंबई में आकर करियर बनाया, जिन लोगों को मुंबई में आकर पहचान मिली, वो मुंबई का एहसान नहीं मानते। ये दुख की बात है। हालांकि कंगना रनौत को ज्यादा तवज्जो मिली संजय राउत की वजह से। संजय राउत ने जिस अंदाज में कंगना पर हमले किए और उसके बाद कंगना को सिंपैथी मिली और सिक्योरिटी भी मिल गई। अब संजय राउत डिफेंसिव पर है, सफाई दे रहे हैं, लेकिन कंगना रनौत फुल फॉर्म में। अब 9 सितंबर को कंगना जब मुंबई पहुंचेंगी तो वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी कवर में होंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली सिक्योरिटी में वाई कैटेगरी सिक्योरिटी 4th लेवल की सुरक्षा होती है। पहले नंबर पर एसपीजी, फिर Z+ और उसके बाद Z कैटेगरी की सिक्योरिटी होती है। वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी में 11 जवान सुरक्षा में लगातार तैनात रहते हैं। इनमें 1 या 2 कमांडो, 2 PSO यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और बाकी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान होते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से सिक्योरिटी दी जाने के बाद कंगना ने होम मिनिस्टर अमित शाह को शुक्रिया अदा किया। कंगना ने लिखा, ये इस बात का प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त की आवाज को फांसीवादी नहीं कुचल सकेंगे।
मैं अमित शाह जी की आभारी हूं। वो चाहते तो हालत को देखते हुए मुझे कुछ दिन बाद मुंबई आने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। जय हिंद। होम मिनिस्टर अमित शाह ने तो कंगना को दी सिक्योरिटी, लेकिन महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख को यह अच्छी नहीं लगी। अनिल देशमुख ने कहा, मुंबई का और महाराष्ट्र का अपमान करने वाली को जिस तरह से वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई है वो हैरानी की बात है। मुंबई हो या महाराष्ट्र हो, उसका जो भी कोई अवमान करता है, अपमान करता है, और ऐसे व्यक्ति को केंद्र शासन Y+ की सुरक्षा देती है, तो ये बहुत ही आश्चर्यकारक और दुखकारक ऐसी बात है। महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस, इन्हीं का ना ये, वो भारतीय जनता पार्टी का भी है, सब पूरे जनता का महाराष्ट्र है। और ऐसे महाराष्ट्र को जो पूरे महाराष्ट्र की जनता का महाराष्ट्र है, ऐसे महाराष्ट्र को अवमानित करने का, अपमानित करने का काम कोई करता है तो उसका सभी पार्टी के लोगों ने उसके बारे में खेद व्यक्त करना चाहिए। कंगना को सिक्योरिटी मिलने से, वो भी केंद्र सरकार की सिक्योरिटी मिलने से, शिवसेना के साथ साथ एनसीपी और कांग्रेस के नेता भी परेशान हैं। आज सचिन सावंत ने कहा कि कंगना को सुरक्षा देने के फैसले से साफ है, जो लोग बीजेपी का एजेंडा आगे बढ़ाते हैं उन्हें मोदी सरकार का पूरा सपोर्ट मिलता है। मोदी सरकार अपने समर्थकों का बड़ा ख्याल रखती है, अपना एजेंडा आगे बढ़ाने वालों का। विपक्ष के जितनी भी सरकारें आए, विपक्ष को बदनाम करने का जो एजेंडा मोदी सरकार का होता है, उसको आगे बढ़ाने का जो भी काम करते हैं उनका बड़ा ख्याल रखती है। और इसी वजह से हमें कोई आश्चर्य नहीं कि कंगना रनावत को वाई दर्जे की सिक्योरिटी इतनी जल्द मिल चुकी। लेकिन जिनकी वजह से कंगना रनौत को सिक्योरिटी मिली, जिन्होंने कंगना रनौत को धमकी दी, शिवसेना के वो एमएलए प्रताप सरनायक भी आज एक बार फिर मैदान में आ गए। प्रताप सरनायक ने कहा कि बीजेपी बिहार इलेक्शन को देखते हुए सुशांत की मौत के केस पर सियासत कर रही है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी मुंबई का अपमान करेगा, शिवसेना उसके खिलाफ आवाज उठाएगी। कंगना रनावत के केस में उनको क्या लगा, मुंबई पुलिस के ऊपर आज भी भरोसा नहीं लग रहा है। उन्होंने तुरंत वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है। यानी महाराष्ट्र में या मुंबई में जो भी घटना घटती है उसके ऊपर केंद्र सरकार बहुत ही अच्छी तरह से निगरानी रखते हुए ध्यान देते हैं। और बिहार इलेक्शन में इसका फायदा जो सुशांत सिंह राजपूत है बिहार का है, वो उसको फायदा होने के लिए ये वोटों की राजनीति के लिए सब मामला चल रहा है। मुंबई के खिलाफ या महाराष्ट्र के खिलाफ अगर कोई भी बोलेगा, वो कंगना हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ शिवसेना आवाज उठाएगी। कंगना को सिक्योरिटी दिए जाने को डिफेंड किया महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। फडणवीस ने कहा, बीजेपी भी कंगना के बयान का समर्थन नहीं करती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हैं वो धमकी देने लगे। उनका बयान गलत हो सकता है, उनका बयान बिल्कुल हम लोगों ने भी उसका निषेध किया है, हमको भी वो मान्य नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बनाना रिपब्लिक में रहते हैं। अगर गलत बयान है तो कानूनन कार्रवाई कीजिए, उनका निषेध कीजिए, लेकिन अगर उनके ऊपर हमला हो, इस प्रकार की बात करे, या उनको अगर हम स्ट्रीट के ऊपर एक दूसरे के खिलाफ मुझे लगता है कि बदला लेने की बात करें, तो जिन्होंने शपथ ली है उनको कानूनन ये बात शोभा नहीं देगी। कानूनन जो जिम्मेदारी दी है संविधान की शपथ के बाद, वो जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। मुझे लगता है केंद्र सरकार ने जो किया वो ठीक है। देवेंद्र फडणवीस की बात सही है। किसी के विचारों से, किसी के शब्दों से आपत्ति हो सकती है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन उसको धमकी देना ये ठीक नहीं है। और फिर सिक्योरिटी मिले तो उस पर आपत्ति करना। और इन सारी बातों के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो संजय राउत। उन्होंने कंगना रनौत के लिए कुछ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया। आज उन्होंने सफाई दी। शरद पवार से मुलाकात करने के बाद संजय राउत ने ट्वीट किया, लिखा, शिवसेना छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। उन्होंने हमें महिलाओं का सम्मान करना सिखाया है, लेकिन कुछ लोग गलत नीयत से यह बात फैला रहे हैं कि शिवसेना ने महिला का अपमान किया। जो लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने खुद मुंबई और मुंबई की कुल देवी मुंब्रा देवी का अपमान किया।
शिवसेना महिलाओं के लिए सम्मान की अपनी लड़ाई जारी रखेगी। शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे ने हमें यही सिखाया है। अब संजय राउत भले ये दिखाने की कोशिश कर रहे हों कि कंगना रनौत से उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता नहीं। शिवसेना कंगना रनावत को आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं है। आज बीएमसी की एक टीम पाली हिल इलाके में कंगना रनौत के ऑफिस पहुंची और सारे कागज चेक किए। वैसे तो ये कंगना का घर है, लेकिन उन्होंने यहीं पर अपना प्रोडक्शन हाउस का ऑफिस बनाया है। जब वो इसे ऑफिस के तौर पर यूज करती हैं तो आपत्ति हुई। आज जब बीएमसी के अधिकारी यहां आए तो कंगना ने इसे लेकर भी ट्वीट किए। कंगना ने लिखा, ये मुंबई में मणिकर्णिका फिल्म्स का एक ऑफिस है जिसे उन्होंने 15 साल की मेहनत करके बनाया। उनकी जिंदगी का एक ही सपना था, जब वो फिल्म प्रोड्यूसर बने तो उनका खुद का ऑफिस हो, लेकिन लगता है कि अब ये सपना टूटने का वक्त आ गया। कंगना ने लिखा, आज अचानक बीएमसी के कुछ लोग आए, उन्होंने जबरदस्ती ऑफिस का मेजरमेंट लिया और पड़ोसियों को भी परेशान किया, और जब पड़ोसियों ने एतराज जताया तो बीएमसी के अफसरों ने कहा, वो जो मैडम है उनकी करतूत का नतीजा सबको भरना होगा। कंगना का कहना है कि बीएमसी के अधिकारी कल उनकी प्रॉपर्टी तोड़ने आएंगे। हालांकि उनके पास सभी दस्तावेज हैं, बीएमसी ली गई सारी परमिशंस हैं। बीएमसी को स्ट्रक्चर का प्लान भेजना चाहिए, साथ ही नोटिस भेजकर यह बताना चाहिए कि इलीगल है क्या, गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन कहां हुआ। आज उन्होंने बिना नोटिस के रेड की, कल बीएमसी उनका ऑफिस तोड़ देगी। बीएमसी ने इस मामले में अपना पक्ष रखा। बीएमसी ने कहा कि कंगना रनौत के ऑफिस की जगह की शिकायत बीएमसी के असिस्टेंट कमिश्नर को मिली है। जिस जगह कंगना का ऑफिस है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, रहने की जगह है, वहां कमर्शियल एक्टिविटी नहीं की जा सकती, ऑफिस नहीं बन सकता। इसी आधार पर अधिकारी उस जगह का मुआयना करने गए थे। 2 दिन में ये अफसर अपनी रिपोर्ट बीएमसी को सौंपेंगे। आज दोपहर में बीएमसी के 14 अधिकारी यहां पर आए और उन्होंने इस बंगले का पूरी तरह से इंस्पेक्शन किया है। ये मुंबई के पाली हिल सबसे पॉश इलाका है, यहाँ पर कई सारे फिल्म स्टार रहते हैं और पाली हिल में ये प्लॉट नंबर 5 कंगना रनौत का यहाँ पर ये मकान है और इस मकान में उन्होंने अपना एक ऑफिस भी बनाया है, जिसको लेकर बीएमसी का ऑब्जेक्शन है। ये पूरा जो प्लॉट है वो 2,500 स्क्वायर फीट का है और 48 करोड़ रुपए में इसे कंगना ने खरीदा था। कंगना जो है इसमें एक प्रोडक्शन हाउस जो है चलाना चाहती थी और जिसके लिए यहाँ के पाली हिल रेसिडेंट एसोसिएशन ने ऑब्जेक्शन भी उठाया था। उसके बाद कंगना ने इसे सेकंड होम करार दिया था और कहा था कि यहाँ पर बैठकर वो फिल्म से जुड़ा जो है काम करना चाहती है, लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं करेगी। इसके बावजूद अब बीएमसी का आरोप है कि कंगना ने रेसिडेंट जो प्लॉट है उसका कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है, अंदर इलीगली कुछ चेंजेस भी किए हैं, जिसको आज बीएमसी के बिल्डिंग और फैक्ट्री डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आकर, कर्मचारी आकर यहाँ पर इंस्पेक्ट करके गए हैं। लेकिन कंगना ने जैसे अधिकारी यहाँ पर पहुँचे तो इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है और इसे एक तरह से शिवसेना या फिर बीएमसी का प्रेशर टैक्टिक्स बताया जा रहा है, जिस तरह से कंगना लगातार शिवसेना को, राज्य सरकार को चुनौती दे रही है। यह सियासी जंग ऐसी है जिसमें कंगना रनौत बीचों बीच आ गई हैं और ये खबर कंगना के परिवार तक पहुंची तो उनको बहुत चिंता हुई। कंगना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उनके पिता अपनी बेटी से कह रहे हैं कि भाई किसी से पंगा मत लेना, जो हुआ सो हुआ। असल में कंगना इस समय मनाली में अपने घर में है और उनके माता पिता कल रात को मंडी से चलकर उनके पास पहुंचे थे, क्योंकि वो लगातार खबरें देख रहे थे किस तरह से कंगना रनौत कंट्रोवर्सीज में आ रही हैं, किस तरह से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। तो पेरेंट्स ये समझाने के लिए उनके पास गए कि वो शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार से किसी झगड़े में ना पड़े, और वीडियो में उनके पिता ये कहते सुनाई भी दे रहे हैं। लेकिन अब शिवसेना की बीएमसी ने उनके ऑफिस पर सवाल उठाए हैं तो कंगना कैसे चुप रहेंगी। ये एक नया मोर्चा खुला है। अगर इस दफ्तर को तोड़ा जाएगा तो इसे बदले की कार्रवाई माना जाएगा। सवाल पूछा जाएगा, ऑफिस तो कई महीनों से बना हुआ है, इस पर सवाल अभी क्यों उठे। लेकिन जहां तक कंगना के पेरेंट्स हैं उनकी चिंता भी सही है। वो चाहेंगे कि बेटी सुरक्षित रहे, और आफ्टरऑल कंगना को रहना तो मुंबई में है, काम तो वहीं करना है, तो फिर यहां रहकर शिवसेना से पंगा क्यों लेना। वैसे ये बात सही है कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार के इलेक्शन में मुद्दा तो बनेंगे, राजनीति तो है, शिवसेना की इस बात में कोई गलती नहीं है। आज नीतीश कुमार ने जेडीयू के इलेक्शन कैंपेन को लॉन्च किया
और अपने भाषण में सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिक्र किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मुंबई में सुशांत की मौत के केस की जांच ठीक से नहीं हो रही थी। सुशांत के परिवार ने जैसे ही बिहार पुलिस से संपर्क किया वैसे ही एक्शन शुरू हो गया। अब करोड़ों लोगों को न्याय मिलने का भरोसा पैदा हुआ है। यहां चर्चा हुई अभिनेता सुशांत जी, स्वर्गीय सुशांत जी, उनकी मृत्यु से सिर्फ परिवार नहीं और सिर्फ बिहार नहीं, हमने देखा पूरे देश में कितनी बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हुए और किस तरह की बात हुई। जो जांच करना चाहिए था वहां जांच नहीं हो रहा था। उनके पिताजी ने पटना में केस दर्ज किया, तत्काल जांच की कार्रवाई शुरू हुई और उनकी सहमति से सीबीआई को इसको रेफर किया गया 4 अगस्त को और 5 अगस्त को सीबीआई ने स्वीकार किया। उसकी जांच चल रही है। मुझे पूरा भरोसा है सीबीआई की जांच से सब बात सामने आएगा और न्याय मिलेगा, हमको ये पूरा भरोसा है। तो जो सुशांत जी के साथ जो कुछ भी हुआ है सिर्फ एक परिवार की बात नहीं, बल्कि हमको पूरा भरोसा है और उनके प्रति लगाव करोड़ों लोगों का, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का। इसलिए हम लोगों को जब भी जो जांच करने की कार्रवाई शुरू करने का मौका मिला और सीबीआई को इसको भेजने का मौका मिला, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, तो अब न्याय जरूर मिलेगा, इतना हमको पूरा का पूरा भरोसा है। अब शिवसेना का इल्जाम है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को बिहार इलेक्शन में इशू बनाया गया है और ये बात आज नीतीश कुमार के जो भाषण था कैंपेन में उससे साफ भी हो गई। लेकिन इसमें गलत क्या है? ये सही है कि बिहार में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो सुशांत की मौत का सच जानना चाहते हैं, इस मामले में बड़े इमोशनल हैं, वो सुशांत को न्याय दिलाना चाहते हैं। सबके मन में शक है क्या हुआ। और यह भी सही है कि जिस तरह से मुंबई पुलिस ने इसकी जांच की उससे इंप्रेशन तो गया कि सुशांत के केस में मुंबई पुलिस कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी या फिर मुंबई पुलिस किसी प्रेशर में काम कर रही थी। ये सारे सवाल हैं और अगर बीजेपी और जेडीयू इस इंप्रेशन का फायदा चुनाव में उठाने की कोशिश करेंगे तो सियासत में ये तो जायज है। आखिर ये इंप्रेशन तो मुंबई पुलिस की वजह से बना। अगर मुंबई पुलिस ठीक से जांच करती तो शायद ये मौका ना मिलता। और फिर शिवसेना के नेताओं ने, खासकर संजय राउत ने जिस तरह के बयानबाजी की उससे ये इंप्रेशन और गहरा हो गया। तो अगर शिवसेना इस पर सियासत कर सकती है तो फिर बीजेपी और जेडीयू भी सियासत करे तो उनको कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? अब मैं आपको आज की एक बड़ी खबर लाइन फ्रैक्चर कंट्रोल पर चाइना के साथ चल रहे टेंशन की अपडेट देना चाहता हूं। चीन की तरफ एक तरफ शांति की बात हो रही है, दूसरी तरफ चीन आग लगाने वाली हरकतें कर रहा है और आज भी चीन ने यही किया, एक बार फिर किया। लद्दाख के बाद अब चीन ने अरुणाचल प्रदेश में नया मोर्चा खोल दिया। चाइना के विदेश मंत्रालय ने, फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताया। असल में अरुणाचल प्रदेश में LAC के पास 5 भारतीय नौजवान लापता हो गए, अचानक गायब हो गए थे और शक यह है कि इन युवकों को चाइनीज फौजियों ने किडनैप किया। हमारी आर्मी ने चाइनीज अफसरों से इन लड़कों के बारे में बात की, सवाल पूछे और भारत के लोगों को छोड़ने के लिए कहा। विदेश मंत्रालय ने डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए मसला उठाया, लेकिन आज चीन की सरकार ने कह दिया उसे इन भारतीय नौजवानों के बारे में कुछ नहीं मालूम। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लिजिन ने कहा कि चीन ने कभी अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी। अरुणाचल प्रदेश चीन के दक्षिणी तिब्बत का इलाका है। चीनी प्रवक्ता ने कहा हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अरुणाचल के 5 युवकों के किडनैपिंग की जांच के लिए एक पुलिस की टीम को मैकमोन लाइन से सटे बॉर्डर वाले इलाके में भेजा गया है। मैकमोन लाइन अपर सुबनसिरी जिले की को तिब्बत से अलग करने वाली लाइन है। चीन भारत बॉर्डर के पूर्वी हिस्से और चीनी तिब्बत के दक्षिणी हिस्से को लेकर चीन की स्थिति बिल्कुल साफ है। चीन ने कभी अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है। जहां तक भारतीय सेना द्वारा लापता युवकों को लेकर चीनी सेना के बारे में जानकारी मांगने का सवाल है, तो हमारे पास अभी इसे लेकर कोई जानकारी नहीं है। असल में इस बार LAC पर चीन की कोई चाल, कोई साजिश कामयाब नहीं हो पा रही।
इसलिए अब चीन ने लद्दाख के अलावा अरुणाचल में भी टेंशन क्रिएट करने की कोशिश की है। लेकिन इस बार भारतीय फौज हर मोर्चे पर पूरी तरह तैयार है, चाहे वो लद्दाख हो या अरुणाचल। LAC के पास स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर हिंदुस्तान की फौज कमांडिंग पोजीशन में है। इसके साथ साथ LAC के आसपास कितनी स्पीड से सड़कें बनाई जा रही हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले उस शहीद के अंतिम संस्कार की तस्वीर आपको दिखा दूं जिसने घायल होने के बाद भी चीनी सैनिकों को मार भगाया और ब्लैक टॉप हिल पर भारत की पोजीशन को मजबूत किया। असम में ऑपरेशन ब्लैक टॉप के दौरान कमांडो नीमा तेंजिंग का पैर एक माइन पर पड़ गया जो चीन की फौज ने बिछाई हुई थी और वो शहीद हो गया। आज लेह में नीमा तेंजिंग का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना और बड़ी संख्या में तिब्बती समुदाय के लोग वहां मौजूद थे। लोग नीमा तेंजिंग के पोस्टर लेकर आए थे। इस दौरान तिब्बती शरणार्थियों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। नीमा तेंजिंग के पार्थिव शरीर को तिरंगे और तिब्बत के झंडे से ढककर लेह से 6 किलोमीटर दूर चोगलामसार गांव लाया गया। नीमा तेंजिंग के अंतिम संस्कार में बीजेपी के नेता राम माधव भी शामिल हुए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! तिब्बती जवान के अंतिम संस्कार में राम माधव का शरीक होना बड़ा संकेत है। नीमा तेंजिंग मूल रूप से तिब्बत के निवासी थे। वो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की एक रेजिमेंट के कंपनी लीडर थे। 29 और 30 अगस्त की रात नीमा तेंजिंग अपनी कंपनी के साथ ऑपरेशन ब्लैक टॉप की अगुवाई कर रहे थे। नीमा तेंजिंग अपनी कंपनी के साथ रैंचेला और ताराटॉप से पेट्रोल करते हुए ब्लैक टॉप की तरफ बढ़ रहे थे। इसी दौरान उनका पैर एक माइन पर पड़ गया। ब्लास्ट में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि घायल होने के बाद भी तेंजिंग ने चाइनीज सैनिकों को ललकारा और ब्लैक टॉप हिल पर अपनी पोजीशन को संभाले रखा। बाद में इलाज के दौरान नीमा तेंजिंग की मौत हो गई। नीमा के साथ तेंजिंग लिंगडो भी घायल हुए। उनका मिलिट्री हॉस्पिटल में अभी भी इलाज चल रहा है। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद नीमा तेंजिंग के अंतिम संस्कार में शरीक हुए। इंडिया टीवी की तरफ से एक श्रद्धांजलि दी और इस दौरान लेह में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की वीरता कई कहानियां सुनने को मिली। मनीष प्रसाद ने कई लोगों से बात की। लोगों ने बताया कि तिब्बती समुदाय के लोग भारत के लिए अपनी जान देने में, अपना खून बहाने में कभी नहीं चकते। विकास फोर्स जो है सर, ये कमाल का फोर्स है। इन्होंने बांग्लादेश को आजाद किया था, ये भी एक फैक्ट है। और करगिल में भी ये 7 लोग शहीद हुए। तिब्बती जो है साइकोलॉजिकली इंडियन है। जिस तरह सारे मुसलमानों का मक्का मदीना अरब में है, तिब्बतियों का मक्का मदीना हिंदुस्तान में है, बोध गया में है। तो तिब्बती हिंदुस्तान के लिए सोचता नहीं है मरने के लिए, पहले से जान दे रखा है इन्होंने। कंपनी लीडर नीमा तेंजिंग तो बहुत खुश नसीब है कि इतना शान से इन्होंने अपना जान दिया। सबको ऐसा मौका मिलता नहीं सर। चीन जो है पहले से झूठ बोल के पूरा को मार रहा है। चीन जो है ये सोच रहा है कि तिब्बत जो है उसको तो मिठाई देंगे। एंड ये मैसेज हो जाता है चीन के लिए, टिबेटन एंड तिब्बत आर स्टिल अलाइव। और ये आवाज सिर्फ लेह लद्दाख में नहीं सुनाई दी। धर्मशाला में तिब्बती समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के शहीद कंपनी लीडर नीमा तेंजिंग को धर्मशाला के तिब्बती समुदाय ने श्रद्धांजलि दी। धर्मशाला में तिब्बती समुदाय के लोग हाथों में तिरंगा और तिब्बती झंडा लेकर निकले। लोगों ने हाथों में शहीद नीमा तेंजिंग की तस्वीरें ली हुई थी। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स पहाड़ी युद्धों की एक्सपर्ट फोर्स है। इस फोर्स ने कई मौकों पर अपनी जांबाजी दिखाई है। कारगिल वॉर के वक्त स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में ज्यादातर तिब्बती रिफ्यूजीज की भर्ती होती है। 1962 में 1962 में भारत चीन सीमा पर जब युद्ध हुआ था तब इस कोवर्ट फोर्स का गठन किया गया था। चीन किसी भी कीमत पर तिब्बत के वजूद को मिटा देना चाहता है, लेकिन भारत हमेशा तिब्बत के साथ खड़ा रहा है। इसलिए तिब्बती लोग भी भारत के लिए जान देने को तैयार रहते हैं और चीन की फौज की जान लेने के लिए तैयार हैं। यही नीमा तेंजिंग ने किया। लेकिन सरहद पर जिस तरह की तैयारियां हैं उससे इतना तो तय है कि चीन कितनी भी कोशिश कर ले, नीमा तेंजिंग की शहादत बेकार नहीं जाएगी। चीन को सबक सिखाया जाएगा और इसकी तैयारी पूरी है।
सरहद पर बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। मोदी सरकार LAC तक सेना की पहुंच आसान बनाने के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर लगातार काम कर रही है। लेह मनाली रोहतांग अटल टनल बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को इस टनल का उद्घाटन करेंगे। सी लेवल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर 9 किलोमीटर लंबी इस टनल के शुरू होने से लेह और मनाली की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। सिर्फ अटल टनल ही नहीं, LAC पर भारत और चीन के टेंशन के बीच बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन एक और मिशन में जुटा है और यह मिशन है नीमू पदम दर्चा यानी NPD रोड। यह रोड मनाली और लेह को जोड़ेगी, जिससे मनाली से लेह की दूरी बहुत कम हो जाएगी। अभी मनाली से लेह पहुंचने में 12 से 14 घंटे लगते हैं, लेकिन NPD रोड बनने के बाद ट्रैवल टाइम घटकर आधा रह जाएगा। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद NPD रोड देखने के लिए गए। मनीष प्रसाद चीलिंग गांव से आगे तक गए। यहां तक पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाया जा चुका है। मनीष प्रसाद ने बताया कि फिलहाल मनाली से लेह को कनेक्ट करने वाली रोड बर्फबारी की वजह से साल में 6 से 7 महीने बंद रहती है, लेकिन NPD रोड ऑल वेदर रोड है, हर मौसम में रहेगी। इस रोड के बनने के बाद 12 महीने हर मौसम में मनाली से लेह जाया जा सकेगा। मनीष प्रसाद और कैमरा पर्सन चंद्रभान की ग्राउंड रिपोर्ट 0 से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। 9 किलोमीटर की अटल टनल जो कि ऑल वेदर टनल है, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अब तैयार होने वाला है NPD रोड यानी नीमू पदुम धारचा रोड। कुल मिला के 440 किलोमीटर का ये रोड जो कि ऑल वेदर होगा और पूरी तरीके से ब्लैक टॉपिंग होगी। लेकिन BRO के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस बात की थी कि ऐसे बड़े पहाड़ों को काटकर ज़ंस्कार रिवर को क्रॉस करना बहुत बड़ी चुनौती थी। यहां से कनेक्टिविटी पूरे टाइम बन जाने से ये सीधा मनाली तक टच करेगा। जिस जगह हम इस समय खड़े हैं ये चिलिंग का मेन एंट्री पॉइंट है। यहां से करीबन 396 किलोमीटर की दूरी पर मनाली है और इस NPD रोड के बन जाने से सबसे ज्यादा फायदा भारतीय सेना और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को होगा। दरअसल इसके जरिए ऑल वेदर रोड, ऑल वेदर टनल हो जाएगी तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखते हुए आर्म्स, एमिनेशंस और लॉजिस्टिक की डंपिंग 24 घंटे 365 दिन आसानी से की जाएगी। NPD रोड बनाना कितना मुश्किल काम है ये मैं आपको बताता हूं। इस इलाके में हार्ड रॉक के पहाड़ हैं, इन्हें तोड़ने में काफ़ी दिक्कत होती है और सड़क बनाने काफ़ी चुनौतियों से भरा है, क्योंकि चट्टानों को तोड़ने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये काम खतरनाक है। सड़क बनाने में लगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को चट्टान तोड़ने में, रॉक्स को डिस्ट्रॉय करने में काफ़ी एहतियात बरतनी पड़ती है। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद जब लेह से चीलिंग गांव से आगे बढ़े तो वहां सड़क बनाने के लिए पहाड़ों में डायनामाइट लगाए गए थे। आपको मनीष प्रसाद की रिपोर्ट दिखाता हूं तो आपको अंदाजा हो जाए कि लद्दाख में चीन से सटे इलाकों में सड़कें बनाना कितना चैलेंजिंग काम है। हार्ड रॉक होने की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इस बात की थी कि इस प्रोजेक्ट विजयक के तौर पर जो मेन एरियाज हैं जो कि ज़ंस्कार रिवर के बिल्कुल पास में है, वहां पर ऐसे बड़े बड़े चट्टान हैं। इसीलिए बेहद मुश्किल हालात में इन चट्टानों को फिर ड्रिल कर कर तोड़ा गया और फिर आप देखें जो गाड़ियां हैं कई जगहों पर ये संकरे रास्ते हैं और इन रास्तों को ठीक किया जा रहा है ताकि ठंड पड़ने से पहले यानी बर्फबारी से पहले इस रोड को पूरी तरीके से ठीक कर लिया जाए और यहां पर जिन पैचेस पर अभी भी दिक्कतें हैं उनको भी ठीक किया जा रहा है। दरअसल ये स्ट्रेटेजिक रोड है और इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इसके जरिए आर्म्स, एमिनेशंस, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भारत चीन की सरहद तक पहुंचाया जाएगा। इसीलिए NPD रोड एक स्ट्रेटेजिक रोड माना जाता है। आज़ादी के बाद 70 साल तक सरहदी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर, यहाँ विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन पिछले 6 साल से जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो, उत्तराखंड और हिमाचल के सरहदी इलाके हों या फिर लेह और लद्दाख की दुर्गम पहाड़ियाँ, हर जगह सेना की पहुँच है। और सिर्फ सड़कें नहीं,
एयरबेस भी तैयार हो चुके हैं। इसी का असर है कि जो चीन भारत को हर बार आंख दिखाता था, वो इस बार बात करने की गुजारिश कर रहा है। चीन के रक्षा मंत्री ने मॉस्को में राजनाथ सिंह से मुलाकात की और अब एससीओ समिट में चीन के विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलने का वक्त मांग रहे हैं। तो भारत की ताकत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और हम जानते हैं कि सरहद पर चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी फौज मुस्तैद है। लेकिन चाइनीज वायरस जो पूरी दुनिया में फैला है, वो भी कितना परेशान कर रहा है और लोगों की लापरवाही कितनी बड़ी मुसीबत बन गई है, इसकी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा एक ब्रेक के बाद। हमारे देश में कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद खतरनाक स्पीड से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 90,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 1,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कोरोना के मरीजों की संख्या के लिहाज से और कोरोना से हुई मौतों के मामले में भारत दुनिया में नंबर 2 पर पहुंच गया है। इतनी तेजी से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है लोगों की लापरवाही। जैसे ही पाबंदी खत्म हो रही है, आज दिल्ली, मुंबई, भोपाल, चेन्नई, जयपुर, पटना, लखनऊ, अहमदाबाद जैसे तमाम शहरों में इंडिया टीवी के संवाददाताओं ने सड़कों पर जाकर यह देखा कि हर जगह लोग बिना मास्क के नजर आ रहे थे। अगर मास्क पहना भी है तो सिर्फ दिखावे के लिए, किसी ने नाक को कवर नहीं किया तो कोई मास्क को गले में लटका कर घूम रहा है। हर जगह लोग बाजारों में ऐसे बेफिक्र होकर घूमते नजर आए जैसे कोई खतरा ना हो। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का अब कोई ख्याल नहीं रहा। इस चक्कर में लोग अपने साथ दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। कोरोना की वजह से 6 महीने से बंद मेट्रो सर्विस आज कई शहरों में शुरू हुई। क्या बदलाव किए गए मेट्रो स्टेशन पर, इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा एक ब्रेक के बाद। 169 दिन के बाद आज दिल्ली, नोएडा, लखनऊ और बेंगलुरु में मेट्रो सर्विस शुरू हुई। हालांकि मेट्रो फिलहाल सिलेक्टेड रूट्स पर चलेगी। इसके बाद फेज वाइज इसकी सर्विस बढ़ाई जाएगी। दिल्ली में फिलहाल येलो लाइन और रैपिड मेट्रो ही चलेगी। येलो लाइन दिल्ली के समरपुर बादली से गुरुग्राम के हुडा सिटी सेंटर तक चलती है और रैपिड मेट्रो सिर्फ गुरुग्राम में चलती है। कोरोना के खतरे को देखते हुए तमाम तरह के सेफ्टी मेजर्स अपनाए गए हैं। अब मेट्रो में सिर्फ स्मार्ट कार्ड से ही एंट्री मिलेगी। सरकार ने अपनी तरफ से इंतजाम तो सारे किए हैं, लेकिन अगर लोग ही अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखेंगे तो सारी कोशिशें बेकार जाएंगी। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि मास्क ज़रूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और सबसे ज़रूरी बात यह है, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। खतरा अभी भी बना हुआ है।